वेलकम एवरीवन। वेलकम टू विजम अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो आखिर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से हम क्या ताल्लुक रखते हैं, आखिर क्यों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी का मतलब यही होता है दैट ऑकर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इंटरलिंक करते हो कई चीज़ों को, जितने भी सारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। और अब साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया एक रीजन की बात कर रहे हैं। देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अब हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो एक रीजन से हम स्टार्ट करेंगे, साउथ एशिया। ठीक है, तो अब देखो, साउथ एशिया ऐसी क्या चीज़ें हैं जो साउथ एशिया को साउथ एशिया बनाती हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, एथनिक स्ट्राइफ मिलती है, रिसोर्स शेयरिंग, और कहीं ना कहीं दिस मेक्स द रीजन वेरी टर्बुलेंट। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, या कह लो इन्हीं सारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इस रीजन में कहीं ना कहीं एक पीसफुल या फिर एक ब्यूटीफुल सी एक स्ट्रेट लाइन की तरह उसमें पीस नहीं डेवलप हो पाती है। एक साइन वेव जो अप एंड डाउन करती रहती है, उसी के सारे साथ साथ अराइज होते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ दीज कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि उनके अंदर की इंटरनल जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे अफेक्ट करती है जियो पॉलिटिक्स साउथ एशिया की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया को साउथ एशिया बनाती हैं, क्योंकि सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज साउथ एशिया। तो देखिए, MBBS इन पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं जो मिलकर साउथ एशिया को साउथ एशिया बनाती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा है, द रिलेशन इन साउथ एशिया इज वेरी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब यही है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर समवन। ठीक है, अब किस टाइप की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जहां पर हमारा रीजन यानी कि साउथ एशिया का रीजन है, जहां पर राइवलरी भी होती है, गुडविल भी है, एक होप, डिस्पेयर एंड म्यूचुअल सस्पिशन, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी, सारी चीजें एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं। इनके बीच, इन सारी कंट्रीज के बीच में। अब देखो, यही सारी चीजें जो है ना, कैसे क्यों आती हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो हिमालयास है, वेस्ट में देखोगे अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। और कहीं ना कहीं ये ही सारी चीजें एक नेचुरल इंसुलैरिटी टू द रीजन, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी जियोग्राफिकल कंडीशंस ही हेल्प करती हैं एक इंसुलैरिटी देने के लिए, यानी कि जहाँ कहीं एक आइसोलेशन या डिटैचमेंट रहती है। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज शेयर करती है साउथ एशिया, कैसे? इन सारे नेचुरल जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है इनकी वजह से। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डिस्टिंक्टिवनेस के लिए, जो है लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चर। अब आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्टली हमारे इस चैप्टर पे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, हम इन कंट्रीज के बारे में है जो हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हम पहले ही जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से, और कहीं ना कहीं हम इंडिया जो अपनी खुद की कंट्री है हमारी, उसका क्या रिलेशन है साउथ एशियन कंट्री से, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जनरल आयूब खान, तो देखो यहाँ पे है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जहां जहां जनरल है वहां पे आपको एक मिलिट्री का इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो जनरल आयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री और सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो देखो, सबसे पहले ना एक चीज आप जान लो कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रही है। कहीं मिलिट्री कूप आते हैं पाकिस्तान में, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। पहले जनरल आयूब खान आते हैं, फिर अब इनको वापस से हटा दिया जाता है एक पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन इनके रूल के वजह से। इसीलिए यहाँ पे ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज अ पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। अब फिर से यहाँ पर इनको एक और मिलिट्री टेक ओवर होता है इनके ऊपर। फिर आते हैं जनरल याह्या खान। अब इनके टाइम पे जो बांग्लादेश क्राइसिस चल रही होती है और इंडिया की वॉर चलती है पाकिस्तान के साथ 1971 में। ठीक है, इसकी मदद से इनको भी अब रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जनरल ध्यान रखना, जहाँ जनरल जनरल आ रहा है वहां पे मिलिट्री है। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो
केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 77। अब देखिए यहाँ पे जनरल नहीं है, तो आप देखो मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी दिख रही है, क्या ये डेमोक्रेसी एक परमानेंट डेमोक्रेसी है? नहीं, क्योंकि फिर से आप देखो यहाँ पे इनको भी हटा दिया जाता है। आते हैं जनरल जिया उल हक, फिर से यहाँ पे एक मिलिट्री। अब जनरल जिया उल हक को एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट देखने को मिलता है 1982 से, और फिर से एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी के मदद से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है 1988 में, जो है बेनजीर भुट्टो की। ठीक है, अब बेनजीर भुट्टो की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी एंड द मुस्लिम लीग। अब कुछ टाइम तक यहाँ पर जो पीपीपी है यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहां पे यानी कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी लास्ट कराने के फेज तक ही रह पाती है। देखिए, दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999। फिर से वापस से जनरल परवेज मुशर्रफ हटा देते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, और 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को एक प्रेसिडेंट के घोषित कर देते हैं, और फिर पाकिस्तान कंटिन्यू होता है आर्मी के रूल पे। लेकिन फिर 2008 आते आते डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स आ जाते हैं पाकिस्तान में। तो आपने देखा, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो जनरल आयूब खान, देन जनरल याया खान, देन जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल जिया उल हक, देन बेनजीर भुट्टो, देन जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रू नवाज शरीफ, पीएम नवाज शरीफ, एंड देन वो खुद प्रेसिडेंट बन जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ। एंड नेक्स्ट 2008 से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग इन पाकिस्तान। तो अब देखो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, व्हाट आर द सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। देखिए, तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। इसमें मैंने सीनियर नंबर्स के साथ एक अल्फाबेटिकल सीरीज में भी अरेंज किया है। तो देखिए, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री एंड क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेसी। देखिए, मिलिट्री का आपने डोमिनेंस देखा, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी। क्लर्जी एक रिलीजियस बॉडी होती है जो हर ढेर सारी कंट्रीज में बहुत प्रोमिनेंस रहती है, और एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे कुछ ऊपर के लोग हैं, ठीक है, जिसमें वेल्दी, जिनके पास पावर आती है, ठीक है, वो डोमिनेट करते हैं ज्यादा। और कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, अब कहीं ना कहीं देखो, इंडिया के साथ जितने भी पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, किस बेसिस पे हुई है? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री थी ना, तो और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है ना, वो इंडिया के साथ वॉर करते करते और स्ट्रांग हो गई है। इसीलिए पाकिस्तान's conflict with India has made the pro-military groups more powerful. These groups have often said that the political parties and democracy in Pakistan are flawed. और यही हमारा एक और रीजन बनता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कहती है कि ये पार्टी जो है ना, वो अपने रूल अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो सेल्फिश माइंडेड पार्टीज अपने फेवर के लिए यूज करेंगी पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को, और इस केओटिक डेमोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। यानी कि एक केओस मचा रहेगा कहीं ना कहीं। फिर से लोग के जो है वो एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन शेयर नहीं कर पाएंगे, एंड दैट द आर्मीज स्टे इन पावर इज देयरफॉर जस्टिफाइड। तो अभी हमने 3 रीजन देखे, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, और यहाँ पे कि जो मिलिट्री है पाकिस्तान की वो क्या कहती है। और फिर फोर्थ पॉइंट हमारा निकल के आता है स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट। वर्ल्ड डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, ये लाइन जस्टिफाई करती है ना कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमने देखा बेनजीर भुट्टो के अंडर में डेमोक्रेसी आया था पाकिस्तान में। देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन द कंट्री। पाकिस्तान हैज अ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे भी एक रीजन बनते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, और जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप जियो पॉलिटिक्स की बात करते हो ना, तो उसके जो नेबर्स हैं और इंटरनेशनल सारी जितने कंट्रीज हैं, क्योंकि हम ध्यान दीजिए हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, तो एक जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, ठीक है, फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बाहरी इन्फ्लुएंस का है, बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और इसलिए मिलिट्री का दबदबा है। The US and other Western countries have encouraged the military authoritarian rule in past for their own reasons. और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने ही सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को बढ़ावा दिया है,
और खुद की फेवर को एक तरीके से देखा पाकिस्तान में और कहीं न कहीं एनकरेज किया मिलिट्री रूल को। और इसीलिए कहीं न कहीं ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ये सारी रीज़न आपको मिल जाएँगे यहाँ पर, देख सकते हो आप। अब फिर एक बार चलते हैं, हमने जैसे यहाँ पे बात कर लिया, पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखो पाकिस्तान है, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। तो इस मैप से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जब 1947 के बाद पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान यानी कि ये वेस्ट पाकिस्तान था एंड ये ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है? तो आप ध्यान रखना, अब आगे मैं इन टर्म्स का यूज़ करूँगा, इसलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो। इसलिए पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस इज़ द ईस्ट पाकिस्तान और ये साउथ एशिया का मैप है। आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आपको पाकिस्तान की कैसे रिलेशंस हैं, कैसे उसकी स्टेबल डेमोक्रेसी नई अप्रोच हो पा रही थी कुछ टाइम तक, लेकिन 2008 तक इतना आपको टॉपिक कवर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे। एंड देन लेट्स हेड टू द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया, पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से 1971 तक, ठीक है? अब देखो क्या होता है ना, एक बैकग्राउंड नरेशन मैं देता हूँ पहले। अब क्रिएशन ऑफ वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाक वॉज एन एरिया ऑफ बंगाल एंड असम, ठीक है? यानी कि जो हमारा आज का बांग्लादेश है वो उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। एंड उस ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल एंड असम के पार्ट आते थे। तो अब ध्यान रखना, बंगाल एंड असम के लोग उसमें कहीं ना कहीं आएंगे, उनकी कल्चर आएगी, ठीक है? उनका रहना खाना सब कुछ। बट सॉवरेनिटी एंड लिबर्टी वे डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आज का पाकिस्तान है यानी कि वेस्ट पाकिस्तान है, उस टाइम का, किस टाइम का, इंडिपेंडेंस से 1971 के पीरियड की, ठीक है? वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है ईस्ट पाकिस्तान को और अपने तरीके से एक सारी की सारी चीज़ें इम्पोज करने लगता है। डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, उर्दू, ठीक है? और कहीं न कहीं जैसे मैंने बताया कि उसमें बंगाल के लोग रहते थे और आसाम के लोग रहते थे। तो उनकी सारी कल्चर भी एक्सप्लॉइट होती जा रही है, इल ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का। और ईस्ट पाकिस्तान को यानी कि उस टाइम के बांग्लादेश यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, उसको कहीं न कहीं एक सॉवरेनिटी एंड लिबर्टी, ठीक है, नहीं मिल पा रही थी। तो अब देखो यही होता है ना, अब क्या होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो फेयर रिप्रेजेंटेशन मांगने लगते हैं और पॉलिटिकल पावर मांगने लगते हैं कि भाई अब हमें भी, हमारे भी कुछ एस्पिरेशंस है, हमें भी तो कुछ चाहिए, आखिर हम आपके अंदर ऐसे दब के क्यों रहे? तो अब देखो इसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है? और एक प्रोटेस्ट को लीड करने वाले कौन होते हैं? एक नेशनल हीरो बनकर आते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है? अब ये डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पावर और एक पॉपुलर स्ट्रगल चलाते हैं। अब फिर क्या होता है? देखिए, धीरे-धीरे 1970 के इलेक्शंस आते हैं और जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी ना, वो अवामी लीग, वो सारी सीट्स जीत जाती है ईस्ट पाकिस्तान में। अब ईस्ट पाकिस्तान में जब ये सारी सीट्स जीत जाती है, तो अब जैसे मैंने बताया कि वेस्ट पाकिस्तान जो है, ठीक है? वेस्ट पाकिस्तान है, अब वो कबूल ही नहीं कर पाता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि ये चीज़ें हैं, ऐसी हुई हैं और अब कहीं न कहीं आप देखोगे कि दिख रहा होगा, कहीं न कहीं ईस्ट पाकिस्तान जो है अब खुद उभर कर आना चाह रहा है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो अंडर था, रूल था याह्या खान के, ठीक है? वो क्या करता है, वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली। वो उस असेंबली यानी कि जो भी पूरे इलेक्शंस हुए उसको मानते ही नहीं है और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर देते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखो, वो पाकिस्तान चाहता ही नहीं था, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान चाहता ही नहीं था और चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान हमारे अंडर रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस पे ज़्यादा रहे और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया जाता है। अब देखो इनका हीरो, ठीक है, इनका हीरो हो गया अरेस्ट। अब मास मूवमेंट हो रहा है बंगालीज़ में, ठीक है? प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं ढेर सारे, ठीक है? अब होता क्या है, इसी सारी प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए जो वेस्ट पाकिस्तान है, वो ढेर सारे लोगों को मारने लगता है। कौन लोगों को? बंगालीज़, आसामीज़ जो उसमें रह रहे हैं, जो कि पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान का। अब फिर क्या होता है, इसी से बचने के लिए लोग आते हैं या रेफ्यूजीज़ हो गए, जितने इमिग्रेंट्स हो गए, वो माइग्रेशन टू इंडिया पर आते हैं। देखो, अब जैसे कि ये बांग्लादेश है, मोस्ट नेबरिंग जुड़ा हुआ कौन है? इंडिया। एंड इंडिया को एज़ अ सेफ मानते हैं वो लोग और इंडिया में आने लगते हैं। तो अब देखो, फिर बात आ गई, फिर से मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में चैप्टर के एकदम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर इंडिया देखता है
कि दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया क्रिएटिंग अ ह्यूज रेफ्यूजी प्रॉब्लम। और फिर 1971 वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और फिर फॉर्मेशन होता है बांग्लादेश का एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नाउ लेट्स हेड टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है, डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये इसके फाउंडेशन थे। सेकुलरिज्म यानी कि जहां पर हम सारे रिलीजन, सारे रिलीजियस एस्पिरेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ठीक है। अब 1975 में शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब 1975 में होता क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखिए आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। एंड ही आल्सो अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन द अवामी लीग, ठीक है। अब देख रहे हो आप कहीं ना कहीं इनके हीरो यानी कि शेख मुजीबुर रहमान फिर से जो एक डेमोक्रेटिक अप्रोच लेके चल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो जा रहे हैं। अब इनका विलेन आर्क डेवलप हो रहा है। देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है ना, एक ही है, प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा पावर माना जाता है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं देखो, जिसके लिए जितने सारे लोग लड़े थे, ठीक है, अब वो डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे, कहीं ना कहीं अपने साथ एस्पिरेशंस के लिए लड़े थे। अब जब ये शिफ्ट होता है और इन्होंने सारी पार्टीज को खारिज कर दिया, सिर्फ अपनी अवामी लीग को, तो वहां पर जानते हो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। अब सारे इसी से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं इनको असैसिनेट कर दिया जाता है अगस्त 1975 में। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे नोट्स बना दिए हैं। अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान रेस्ट इन पीस। फिर इनको रिप्लेस करते हैं एक न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान, ठीक है। ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी से लड़ते हैं एंड वॉन इलेक्शंस इन 1979। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी से 1979 में इन्होंने इलेक्शन जीता। अब फिर इनको भी रेस्ट इन पीस करा दिया गया, ठीक है। अब इनको फिर से एक मिलिट्री लीडरशिप आती है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद की। अब कहीं ना कहीं देखो होता क्या है, आप देख रहे हो एक फिर से एक ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है और हमेशा एक डेमोक्रेसी की बात हो रही है। आगे आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब फिर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद आते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। देखो, कहीं ना कहीं साउथ एशिया जो रीजन है, उसमें जितने भी सारी कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर ज़्यादा टिल्टेड रहती हैं। इसीलिए फिर से एक डेमोक्रेटिक अप्रोच आती है। अब होता क्या है, फिर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, स्टूडेंट्स वेर इन फोर फ्रंट, इरशाद वॉज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। अब फिर इनको एक लिमिटेड स्केल पे ही पॉलिटिकल एक्टिविटी की पावर दी जाती है। अब फिर ये लेटर इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट फॉर 5 years, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। अब इनकी लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, इनको प्रेसिडेंट कर बना दिया गया 5 years के लिए। अब फिर 1991 के इलेक्शंस आते हैं, ठीक है। 1990 में इनको स्टेप डाउन करना पड़ता है और 1991 में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग ऑन बांग्लादेश। फिर उस टाइम पर 1991 से इलेक्शंस होते हैं और फिर उसी टाइम से बांग्लादेश में एक रिप्रेजेंटेटिव मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप आपको बांग्लादेश का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स हेड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो देखिए, नेपाल जो है ना, पास में एक हिंदू किंगडम रहा है, ठीक है। एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। अब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है उसमें एक किंग या एक मोनार्क रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना लिमिट करेगा उसकी पावर्स को, ठीक है। Throughout this period, political parties and the common people of Nepal have wanted a more and open and responsive system of government. सबसे ज्यादा responsive system of government कौन? डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फिर यहाँ पे 1990 में ना किंग एक्सेप्ट कर लेता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स होने लगते हैं। कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की मांग करने लगते हैं नेपाल के लोग, और फिर किंग को 1990 पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है, फिर से एक ट्रबल्ड कैरियर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 90s के टाइम पे ना एक माओइस्ट ग्रुप होती है, माओइस्ट ग्रुप ऑफ नेपाल वेर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल, ठीक है। अब ये चाइनीज इन्फ्लुएंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब आपको मैं पहले बता दूं कि माओइस्ट कौन है। माओइस्ट एक कम्युनिस्ट
टाइप की अप्रोच रखते हैं, ठीक है, माओ ज़ेडोंग के टाइम से। अब आप सिर्फ इतना समझो, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कहीं ना कहीं नेपाल में अपनी इन्फ्लुएंस जमाने लगते हैं, ठीक है, और ये बिलीव करते थे कि हमें मोनार्क या रूलिंग एलिट जो है ना, इसके अंदर एक आर्म्ड इंसरेक्शन, यानी कि हमें हथियार के साथ एक प्रोटेस्ट करना चाहिए अपने एस्पिरेशंस के लिए। अब दिस लेड टू अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओस्ट गुरिल्लास एंड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग। अब फिर कहीं ना कहीं इसी के साथ, ठीक है, एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, मोनार्किस्ट फोर्सेस, डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। अब माओइस्ट, जैसे मैंने बताया, कम्युनिस्ट वाले, किंग एंड डेमोक्रेट्स के बीच में एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। अब फिर क्या होता है कि 2002 में ना जो किंग रहता है वो अबॉलिश कर देता है जो लिमिटेड डेमोक्रेसी रहती है, यानी कि पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है, और इसी के साथ जो लिमिटेड डेमोक्रेसी भी रहती है वो भी एक तरीके से खत्म हो जाती है। अब फिर 2006 में सेवन पार्टी अलायंस, ठीक है, SPA, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में समझने के लिए खुद के लिए सेवन पार्टी अलायंस, यानी कि सेवन पार्टी अलायंस, ठीक है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करती है। अब हाउस ऑफ प्रोटेस्ट करती है, अब फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्टोर करना पड़ता है किंग को, जो कि अप्रैल 2002 में डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि पार्लियामेंट को। अब फिर होता क्या है, यही जो मूवमेंट मैंने यहाँ पे बताया, दिस लार्ज मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, वाज लेड बाय द सेवन पार्टी अलायंस, SPA, ठीक है। अब फिर क्या होता है, एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी की। अब वापस से अगर पार्लियामेंट रिस्टोर हो रहा है तो ये बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नेपाल बनती है एक ऐसी कंट्री जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ठीक है। नेपाल हैज अंडरगॉन अ यूनिक मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखो कि आप नेपाल की बैकग्राउंड समझ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन इनका क्या इंक्लूड करता है कि रैडिकल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स इंक्लूड करता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 2008 में मोनार्की को ये खत्म कर देते हैं पूरे तरीके से, और डेमोक्रेसी एक तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं देखो आप, द माउस एंड अदर सम पॉलिटिकल ग्रुप्स वर आल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन इट्स रोल इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल। अब कहीं ना कहीं ये सारे एक इकोनॉमिक और सोशल रीस्ट्रक्चरिंग का बात करना चाहते थे, और साथ में साथ कहीं न कहीं जो माउस है ये अपने सारे जो आर्म्ड वाले मैंने बताया ना कि आर्म्ड इंटेंशंस रखते थे, आर्म्ड इंसरेक्शन का, अब वो खारिज कर देते हैं, ठीक है। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, और इसके साथ जो ऑल द पार्टीज इन SPA डिड नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, देख रहे हो आप, फिर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो गई है। तो सारे कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स एग्री नहीं करते हैं इस बात से। डेमोक्रेसी तो फॉर्म होती ही है, ठीक है। देखो 2008 में नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है मोनार्की को एस्टैब्लिश करके, एंड 2015 में एक नई कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझना है कि जैसे आप एक वापस से रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो अब जैसे साउथ एशियन रीजन में, ठीक है, सबसे बड़ा हमारे कौन सी कंट्री है, हमारी खुद की इंडिया है। तब यहाँ पे थोड़े सस्पिशियस हो जाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अपना नेपाल में क्या रोल प्ले करेगी, ऐसे वैसे, इसीलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब देखो, इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ। अब हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे, आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं मिलिट्री की बात आई, ठीक है, कहीं मोनार्की की बात आई। अब श्रीलंका आपको एक दिखेगा, एक चीज जो है, ये अपनी एथनिसिटी, ठीक है, यहाँ पे एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा किनके बीच में, सिन्हाला वर्सेस तमिल्स, ठीक है। श्रीलंका में जो लोग रहते थे उनको सिन्हालीस बोलता है, या सिन्हाला के लोग आप सिन्हाला बोलते हैं, और तमिल्स, ठीक है, तमिल्स जो थे वो आए थे इंडिया से, ठीक है। कहने के देखो आप, आफ्टर दिस इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स इन श्रीलंका इट वाज देन नोन एज साइलोन, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस के बाद साइलोन हुआ था, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिन्हाला सारी कम्युनिटी की उनको एकदम फेवर करता है, और कहीं ना कहीं देवर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स, और कहीं ना कहीं उनके एक तमिल्स को वापस से ऑप्रेस करते थे। अब देखो यहाँ पे पूरी कहानी श्रीलंका की सिन्हाला वर्सेस तमिल्स पे, और यही कहने के एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को आगे जन्म देता है। अब तमिल्स कौन है, हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर। ये वही लोग हैं जो इंडिया से श्रीलंका में सेटल होते हैं। अब सिन्हाला की नेशनलिस्ट जो होता है ना, और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होती है वो सारे फेवर करती है सिन्हालास को, ठीक है, इनको सारे फेवर करती है, और तमिल्स को मानती ही नहीं है कि ये यहाँ के हैं ही नहीं।
बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिन्हाला पीपल ओनली। अब फिर यही है, सारी चीजें जो होती है ना, आप अप्रेस देख रहे हो फिर से। अब यहाँ पे एथनिक स्ट्राइक आप देखो, द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू द मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। अब फिर से जो तमिल वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिर से एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन रख रहे हैं। हालांकि श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट के बाद से डेमोक्रेसी रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो तमिल लोग हैं अब वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, 1983 से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, LTTE इसको हम पढ़ते हैं फिर से, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ये सारे तमिल लोगों के लिए हेल्प करती है। अब होता क्या है, देखो आप, इसकी फॉर्म होने के बाद आपको मिलेगी एक आर्म्ड लड़ाई। ठीक है, अब ये स्ट्रगल करती है आर्मी ऑफ श्रीलंका से। ठीक है, हैज बीन फाइटिंग एन आर्म स्ट्रगल विद आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग तमिलम और सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। अब कहीं ना कहीं इसका जो कंट्रोल रहता है LTTE का, ठीक है, ये श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होने लगता है। अब श्रीलंका के देखो आप बात, इसमें कहीं ना कहीं पीपल होते हैं इंडियन ओरिजिन के। अब कुछ तमिल, जैसे इंडिया डाइवर्स है इतना, तो उसके जो तमिल वाले लोग हैं वो श्रीलंका में जाके रह रहे हैं, इसलिए श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट एक चाहती है कि ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करें। कैसे, तो इनके बीच में कुछ ऐसे हो जाता है कि डिप्लोमेसी होती है। ठीक है, एंड देयर इज अ कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम तमिल पीपल इन इंडिया द फैक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल इन श्रीलंका। अब फिर यही है, देखो 1983 में LTT कंसल्टेशन होती है मिलिटेंट। ठीक है, अब ये कंट्रोल करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका को। अब तमिल बोलते हैं, ठीक है, तमिल के ओरिजिन के लोग इंडिया में भी थे, तो ये बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। फिर अब 1987 में श्रीलंका एंड इंडिया अकॉर्ड साइन होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू नेगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। फिर 1987 में एक इंडिया साइन करती है अकॉर्ड श्रीलंका के साथ, जिससे कि थोड़े एक स्टेबल रिलेशंस हो सके एस्टैब्लिश बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, अब इंडियन आर्मी फिर कहीं ना कहीं एट लास्ट में LTTE के साथ, ठीक है, फाइट करने लगती है। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द LTTE। अब होता क्या है कि अब फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज आल्सो नॉट लाइक मच बाय द श्रीलंकन्स। अब कहीं ना कहीं फिर से मैंने बात आया कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात ही, तो श्रीलंकन्स को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आता है इंडियन ट्रूप्स का प्रेजेंस। दे सॉ दिस एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका। यही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा कि ये तो तमिल है LTT, इंडियन गवर्नमेंट भी तमिल को ही सपोर्ट कर रही है, फिर भी आखिर क्यों इनको वापस ये रेबेल कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी के खिलाफ ही। तो वही चीज आप देखोगे कि इंटरनल अफेयर्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखता है। ठीक है, अब फिर 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF बाहर आ जाती है श्रीलंका से विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अब फिर वापस से कहीं ना कहीं 2009 आते आते, ठीक है, LTTE जो रहती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, एक पॉइंट था इसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है जैसे कि नॉर्वे और आइलैंड, ये नेगोशिएशन करती है कि अब वापस से स्टेबिलिटी आ जाए श्रीलंका में। फिर वही होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड एंड LTTE वाज वैंक्विश्ड इन 2009। और फिर 2009 में LTTE धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। या इनके एक लीडर रहते हैं प्रभाकरन, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहे तो श्रीलंका की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो फिर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म हो जाती है। अब फिर देखो श्रीलंका ने कुछ अचीवमेंट्स भी किए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, लिबरलाइज इकोनॉमी करना, हाईएस्ट GDP। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो श्रीलंका को श्रीलंका बनाती हैं। आज के लिए हम ये पहला फर्स्ट पार्ट इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे, देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और आगे जितने भी सारे इंडिया के क्या नेबर्स। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू विजम अकेडमी, होप यू हैव अ नाइस डे।